अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इसके बाद आपको रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से कोई भी डाउट नहीं रहेगा और मैं आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट दूँगा जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी एआई टूल के थ्रू विदिन 20 टू 30 मिनट अपना रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये तो फॉर श्योर है कि आप प्रॉपर डिफेंड कर पाएँगे अपने सुपरवाइज़र, अपनी रिसर्च कमिटी के सामने अपने प्रपोज़ल को। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल में हमारे पास होते हैं टोटल 3 चैप्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास होता है फिर लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू, तीसरा हमारे पास है मेथोडोलॉजी, ठीक है? तो अगर आप स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल को तो उसके 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले उसका आता है टाइटल, ठीक है? रिसर्च प्रपोज़ल का टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए, ठीक है? टाइटल आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि यही टाइटल सबसे पहली नज़र टाइटल पे पड़ती है, ठीक है? अच्छा, रिसर्च प्रपोज़ल सबसे पहले बोलते हैं कि किसी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि रिसर्च प्रपोज़ल है क्या चीज़? जिस तरह हम शादी का प्रपोज़ल दे देते हैं ना अक्सर किसी घर पे जब हम शादी के लिए जाते हैं किसी लड़की देखने के लिए, तो हम लड़की की खूबी बताते हैं कि यार इस लड़के की सरकारी जॉब है, इतना लंबा-चौड़ा, छट्टा है, ठीक है? घर अपने नाम है, फलाना-फलाना। तो सेम ठीक है, रिसर्च प्रपोज़ल भी वही एक काइंड ऑफ प्रपोज़ल है, आप उसको ऐसे ले सकते हो। कि इसमें हम रिसर्च कमेटी या जो सुपरवाइज़र है, हम उनको कन्विंस करते हैं कि हमारे रिसर्च के क्या इम्पैक्ट्स है, क्या वैल्यू ये क्रिएट करेगा, ठीक है? हाउ इट्स गोना लाइक इम्पैक्ट, ठीक है? सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और एकेडमिकली किस तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ें हम ना अपने रिसर्च प्रपोज़ल में लिखते हैं, ठीक है? और फिर अपनी जो रिसर्च कमेटी के सामने इसको प्रेज़ेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल हमारे पास है, टाइटल में 3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। वो नंबर फर्स्ट है ये आपका कि आपका टॉपिक किस चीज़ के बारे में, ठीक है? आपका टॉपिक आना चाहिए एक टाइटल में। उसके साथ-साथ ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। तीसरा जो है आपका टाइटल में आपका जो वो है क्या नाम है ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन-सी, ठीक है? वो आनी चाहिए, ठीक है? तो 3 चीज़ें आपके टाइटल में होगी। लास्ट में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दूँगा रिसर्च प्रपोज़ल का, आप उसको देख सकते हो। वो प्रॉपर इसी गाइडलाइंस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? आपको कोई परेशानी नहीं, बस सिर्फ़ आपने इस वीडियो को देखना है, स्टिक रहना है, ठीक है? चीज़ों को समझना है। तो टाइटल आपका एक ना फुल फ्लेज आपका बड़ा टाइटल होगा, ठीक है? जो कि इसमें 3 चीज़ें होगी और वो एक कॉम्पैक्ट टाइटल होगा। जो कि एक टाइटल से ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि रिसर्च के अंदर क्या चीज़ है, रिसर्च किसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद हमारे पास 3 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम अगर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, दिस इज़ ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम जब आप रिसर्च की इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर फिर फर्दर हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ही इसको लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी फर्दर 3 जो है ना वो सब चैप्टर्स है या सब टॉपिक्स है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। दूसरा हमारे पास है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, ये आते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ना सब चैप्टर्स होते हैं। तो पहला आया बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है। इसको मैं बोर्ड से हटा देता हूँ और इसको तो ये हमारे पास ना सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आप जब बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखते हैं, ठीक है, तो आपकी कोई स्टडी फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ कि भई पाकिस्तान में टीवी ड्रामास के ऊपर ना आपने
कोई रिसर्च करना है, ठीक है, पाकिस्तान में टीवी ड्रामास के अंदर वोमेन की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, पठान्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि किसी बच्चों के अंदर ना जो मोबाइल फ़ोन्स है या यूट्यूब है, ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट्स है बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के मेंटल स्टेट पे या बच्चों के एजुकेशंस पे, ठीक है, क्या-क्या इम्पैक्टेड हो। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उस मुद्दे के ऊपर नहीं आते, ठीक है, बल्कि हम ना थोड़ा-सा ना ये ब्रॉडर एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, जिसको हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये मैं यहाँ पर इसको रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड्स, ठीक है। अगर आप पिरामिड देखें तो पिरामिड जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इसका टॉप होता है, फिर नीचे ना वो इसका ग्राउंड बॉटम होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड पिरामिड्स इस तरह होते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा एरिया है, ठीक है, फिर स्मॉल, तो यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड्स हम ना वो एक यूज़ करेंगे, जो टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है, वो हमारे पास होगा इन्वर्टेड पिरामिड्स, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। यार चलो, अच्छा, तो इन्वर्टेड पिरामिड्स हम टेक्निक यूज़ करेंगे टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ब्रॉडर एस्पेक्ट, ठीक है, और ऑल द वे हम आएंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक पे या नीश जो हमारा इशू है, ठीक है, हमारे पे जो कोर इशू है, ठीक है, हम उस पे आएंगे। पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्टडी है, ठीक है, कि बच्चों के अंदर या जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर जो यूट्यूब का बिंज वॉचिंग है या यूट्यूब का देखना है, ठीक है, वो किस तरीके से उनके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है या उनकी ग्रोथ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो हम डायरेक्ट बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम डायरेक्ट वो बात नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि यूट्यूब क्या चीज़ है, ठीक है? फिर बच्चों के अंदर ग्रोथ किस तरीके से होती है, ठीक है? फिर आखिर में आके ना वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम आखिर में आते हैं कि जो एग्ज़ैक्टली बच्चों के अंदर ग्रोथ है, ये बैकग्राउंड जो है स्टडी, फिर आखिर में आके ना हम उस स्टडी के ऊपर जो हमारी स्टडी होती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक ग्राउंड सेट करते हैं, ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेते हैं, आखिर में जाके हम अपने इश्यू पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना आपने पता चल गया कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी आपने इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक्स यूज़ करते हुए लिखनी है। कोशिश करें कि जब आप बैकग्राउंड स्टडी लिख रहे हों, ठीक है, तो आपने 1-2 अगर आपके आपके टॉपिक के ऊपर आपने सर्च करना है, डिफरेंट सर्च इंजन जो जर्नल्स है, ठीक है, जैसे कि गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कर लें अपना टॉपिक है, इसके अलावा स्कॉपस है, वेब ऑफ साइंसेज़ है, एल्सेवियर है, ये सेज है, इन जर्नल्स में आप सर्च कर लें तो आपको कोई ना कोई आपकी रिलेवेंट वो मिल जाएगी, ठीक है, स्टडी। आपने बस उसको ना थोड़ा-सा या फिर 1-2 जगह पे आपने उसको उससे कोई चीज़ें लेनी है, रिलेवेंट डाटा लेके ना आपने उसको साइड कर देना है, ठीक है। तो इससे ना आपका जो प्रपोज़ल है उसकी ना जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास है ये हो गया जी आपका ये ये यहाँ से चलो इग्नोर करो इसको यार, सॉरी। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक। फिर हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है, जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ 4 चीज़ों का ना ध्यान रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि भई हमारे पास हमारे पास क्या नाउन है, ठीक है, इस स्टडी के अंदर। क्या हमें पता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि बच्चों के अंदर ना वो आपको यूट्यूब का पता है, ठीक है, आपको बच्चों के मेंटल इफ़ेक्ट्स आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली अपनी स्टडी की नहीं पता कि इसके अंदर ना क्या अननोन है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप लिखो, फिर आप लिखोगे इसमें क्या नोन है, क्या अननोन है, ठीक है। और अगर वो अननोन रहा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ के बाद उसके बाद हाँ, आपने कौन-सी मेथोडोलॉजी होगी आपने ये बताना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि आपने ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना 1 पैराग्राफ में लिखना है, मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में या कि 1 टू 2 लाइन में, ठीक है। 1 टू 2 लाइन में आपने ये बताना है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, 1 टू 2 लाइन्स आपने ये बताना है, कॉन्सिक्वेंसेज़, ठीक है। मेथोडोलॉजी 1 लाइन में आपने बता देनी है, ठीक है।
तो ये परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। आपका आ गया हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जब भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ठीक है, ये एक अच्छा यहाँ प्लस हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। अगर आपकी जो स्टडी है, ठीक है, अगर वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, तो आपका आपके पास सिर्फ ना वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और आपके रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्टडी जो है वो है क्वांटिटेटिव, तो फिर आपके हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स एक मिक्स स्टडी होती है जिसमें मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स होते हैं, तो ये आप तीनों फिर कर सकते हो, ठीक है। ये आप एआई को जब बोलो कि चीज़ें दोगे, आपको डिटेल में दूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप क्या स्टडी करें, आप थोड़ा-सा उसको एआई को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो आपके लिए वो जो टाइटल, चैप्टर, ठीक है, इंट्रो, मेथोडोलॉजी सारी चीज़ें वो खुद ही लिख देगा। अगर आप वो प्रॉम्प्ट में ना हर चीज़ डिफाइन होगी, ठीक है, तो वो खुद ही लिख देगा, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हो, तो कोशिश करें कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपका, वो जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, आप कोशिश कर ले कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ना मतलब हाउ, व्हाई, व्हाट, ये चीज़ें ना हो, ठीक है, बिग नो है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जब आप लिखते हैं, तो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करना है लाइक टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर, एग्जामिन, एनालिसिस, आपने इस तरीके से इसको स्टार्ट करना। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में अपने हाउ, व्हाई, व्हाट ये वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है। फिर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको व्हाट, व्हाई, हाउ मच, ठीक है, हाउ, ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाइपोथेसिस भी, ठीक है। तो आपने कोशिश कर देनी है कि एक चीज़ जो आपको मस्ट है, ठीक है, वो ये है कि रिसर्च जो आपका ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्लस research objective and research questions should match 100%, ठीक है। ये आपका मस्ट है, ठीक है। अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपस में मैच नहीं है, तो जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, वो आपको दोबारा भेजे कि दोबारा जाके ना वो अपना जो प्रपोजल है, ठीक है, दोबारा करके आओ, ठीक है। तो आपने एक ज़रूर कोशिश की, बिकॉज़ आप खुद भी सोचें ना कि अगर आपने एक दफ़ा रिसर्च करनी है, ठीक है, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा कि इस रिसर्च चैनल में ये ऑब्जेक्टिव है कि वी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल वही अगर बच्चों के अंदर यूट्यूब की वाली बात करें, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से ना ये यूट्यूब लोगों के माइंड को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, बच्चों के माइंड को इम्पैक्ट करता है, उसके जो ग्रोथ माइलस्टोन्स है किस तरीके से उनको इम्पैक्ट करता है, ठीक है, क्या-क्या इफ़ेक्ट्स है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो आप कोई और है, ठीक है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी ऑब्जेक्टिव्स को ना आपने बस हाउ, व्हाई थोड़ा सा ना चेंज करके आपने एग्जैक्टली वही चीज़ें रिपीट कर देना है क्वेश्चन, ठीक है, हाइपोथेसिस में सिमिलरली सेम। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में हमारे पास सिग्निफिकेंस द स्टडी, ठीक है, ये हमारे पास है आखिरी वाला इंट्रोडक्शन पार्ट में। ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आप बताते हो कि आपकी स्टडी सिग्निफिकेंट क्यों है, मतलब क्यों आप ये जो स्टडी है, ठीक है, इसको क्यों वो कंसिडर कर ले, ठीक है, आपका जो प्रपोजल है, आपका जो रिसर्च है, क्यों उसको कंसिडर कर ले, क्यों वो इस चीज़ पे आपके साथ ना एग्री करें। तो सबसे पहले आपने अपनी रिसर्च जो है, ठीक है, आप जो प्रपोजल या जो स्टडी करने थे उसकी ना आपने एकेडमिक वो लिखनी है, ठीक है। यार सॉरी, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही मतलब
ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दें। सबसे पहले आपने ना सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में अपने एकेडमिक सिग्निफिकेंस लिखना है, ठीक है? कि आपकी जो स्टडी है, ठीक है, ये एकेडमिकली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एकेडमिकली मतलब थ्योरी में क्या-क्या चीज़ें ऐड करेगी, ठीक है? हाँ, अच्छा, थ्योरी से एकेडमिक सिग्निफिकेंस और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस आपने अपनी स्टडी की बता देनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो है आपने वो मेथोडोलॉजी, ठीक है? मेथोडोलॉजिकली क्या आपकी सिग्निफिकेंट स्टडी मतलब कौन-सा मेथड आप यूज़ करें, कितना वो इफ़ेक्टिव है, कितना वो क्रेडिबिलिटी है, कितना मतलब वो मेथड कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब जिससे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? तो वाक़ई वो एक आपने एक एक्यूरेट या प्रॉपर रिसर्च किया, ठीक है? तो आपने यहाँ पर मेथोडोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सर्वे है, तो सर्वे एक काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मेथड है, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन का, तो आप अपनी इस तरीके से अपने मेथड बता देंगे, ठीक है। मेथोडोलॉजी का सिग्निफिकेंस बताएंगे, उसके बाद आपका लास्ट है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकली ठीक है, ये स्टडी किस तरीके से सिग्निफिकेंट है, ठीक है, किस तरीके से हेल्प आउट करेगी लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब का बच्चों के लिए, ठीक है, ये बच्चों पेरेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट है कि वो बच्चों को अपने ना फिक्स टाइम में दें। यूट्यूब एट सेल्फ प्लेटफॉर्म के सिग्निफिकेंट है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए स्टडी सिग्निफिकेंट होगी कि वो यूट्यूब किड्स बनाएं, और यूट्यूब किड्स के अंदर फिर ना वो परमिशंस वगैरह या टाइम ड्यूरेशन, तो वो चीज़ें ना आपकी फिर यहाँ से प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस निकलती है आपकी स्टडी की। तो ये आपने बता देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका ना वो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप इसको देख लें, ठीक है, आखिर में आप जो मैं आपको वो दूँगा, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट, तो यकीन माने आपके ना मज़े होंगे, ठीक है। 2 मिनट में आपको पूरा रिसर्च रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये था ना, ये हमारा था इंट्रो पार्ट, ठीक है। इसको मैं कोई दूसरा कलर कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। ये था हमारा इंट्रो वाला पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा, अब दूसरा हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू को मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये तो नज़र नहीं आ रहा, चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है लिटरेचर, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले आपने ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिसर्च है, ठीक है, आपसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च की है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको देखना है, आपने उनको पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ़ समरीज़ नहीं होती कि आपने बस समरीज़ लिखना है, ठीक है, आपने सिर्फ़ दूसरी रिसर्च पेपर को उठाना है, उसको समराइज़ कर देना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखना है। लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये एक ऑर्गनाइज़्ड वो होता है आपका, एक ऑर्गनाइज़्ड स्ट्रक्चर्ड मैप होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि भई ऑलरेडी फ़ील्ड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई है, ठीक है, और किस तरीके से लोगों ने उन उसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, क्या-क्या रिज़ल्ट उसके निकले थे। तो आपने ना इस तरीके से उसको निकालना है, और अपनी स्टडी के अराउंड आपने डिफरेंट पेपर्स ढूँढने हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट पेपर्स में ना डिफरेंट आपको ना वो थीम्स नज़र आएँगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यूट्यूब में आपको यूट्यूब वही कि भी हाउ यूट्यूब इज़ इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ लाइक किड्स बिलो एज या लेस देन लाइक जो 8 ईयर के अराउंड किड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। मैं लिटरेचर में ये चीज़ें देखूँ तो मुझे 3-4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, प्लस 5 टू 6 थीम्स मिलेंगे, ठीक है, कि भई बिंज वॉचिंग के इफ़ेक्ट्स इन किड्स, ठीक है, फिर है ये मेंटल, ठीक है, इश्यूज़, ठीक है, दूसरे के ग्रोथ, और इसके अलावा अ, ये पेरेंट्स वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आखिर में जाके ना आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी लिटरेचर रिव्यू में। आप लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने वो लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आपको जो प्रॉम्प्ट दूँगा उस प्रॉम्प्ट के अंदर सब कुछ होगा, वो खुद ही जाके ना, अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड काफ़ी स्ट्रॉन्ग
रिसर्च वो है एआई टूल है, वो खुद ही रिसर्च है कि आपको रिलेवेंट पेपर लिख देगा। लेकिन अगर आप खुद जाते हैं, आपको थोड़ी बहुत समझ है, तो आप खुद जाके ना कहीं से पेपर डाउनलोड करके अटैच कर दे क्लोड के साथ, तो वो जब आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसी पेपर्स में से ना आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो लिख देगा, ठीक है। तो आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हो तो आपने लाजमी मतलब पेपर्स को साइड करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब आप लिटरेचर रिव्यू में आपके दो आपके ना डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, सब टॉपिक्स। पहला तो ये है कि आपका लिटरेचर रिव्यू में जो है, पहला तो आपका लिटरेचर रिव्यू में आता है ये, अल्लाह आपका भला करे, जो थीम्स, ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं, ठीक है, थीम्स आपने इसके मतलब 4 to 5 थीम्स, ठीक है, आपने निकालने 4 to 6 थीम्स, ठीक है, आपने निकाल के इसके ऊपर आपने डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, कि फलाने ने ये चीज़ निकाली है, तो ये उसका ये इम्पेक्ट था, और क्या क्या मतलब उसके ना आउटकम निकले हैं, उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स निकले। तो आपने 4 to 5 डिफरेंट 6 थीम जब आप अपनी रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको ये 5 to 6 डिफरेंट थीम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, रिसर्च गेम, ठीक है। ये आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बाद में लिख दो, ठीक है, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, ठीक है, तो आपको उसके बाद ही अगर आप रिसर्च गेम लिखे तो ये भी काइंड ऑफ लाइक वो है सूटेबल है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिव्यू किया है, ठीक है। आपने स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, अपने रिलेवेंट पेपर देखे, अपने रिलेवेंट एकेडमिक चीज़ें देखी, ठीक है। और अब आप इस पॉइंट पे पहुँचे हो कि यहाँ पर ना इस फील्ड के अंदर इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई, ठीक है, और आप इसके ऊपर भी काम करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिसर्च गैप जो है, मैं इसको आरजी लिखता हूँ, आप यहाँ पर रिसर्च गैप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हाँ, आपको और कौन से यहाँ पर, यस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपकी कोई भी रिसर्च होती है ना, वो एक थ्योरी के ऊपर ना रिलाई करती है। तो आपने लाजमी, ठीक है, जब आप रिसर्च डिफरेंट रिसर्चेज आप पढ़ोगे अपने हवाले से, तो आपको कोई ना कोई थ्योरी उसकी मिलेगी बैक पे, ठीक है। और उस थ्योरी के बेस पे ना आप अपने रिसर्च को ना वो डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, टाइटल में भी आपने अपनी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। क्रिटिकल डिस्कोर्स है, सर्वे एनालिसिस है, ठीक है, फील्ड ग्रुप डिस्कशन है, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया, ठीक है। आपको जब टाइटल में भी लिख तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये, अच्छा, इसके बाद हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें होती है? ऑलमोस्ट तकरीबन ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, अगर आपका ना वो उसके बाद हमें ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद आपका एक और फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एनालिटिकल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल स्लैश एनालिटिकल फ्रेमवर्क। तो उसके बाद आपका ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। उसमें कि आपने, ठीक है, एक ना आपने यहाँ पर अपनी स्टडी को बताना है कि भाई मेरी स्टडी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, ठीक है। आपने डिफरेंट जो थ्योरी है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देना है आपके अपने डाटा के साथ, ठीक है, अपने रिसर्च क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और एक ना आपने उनको एक फ्लो दिखाना है कि भाई आपका जो वो होगा, ठीक है, एक मेथड, जो आपका जो रिसर्च होगा वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, ठीक है, उसके प्रोसेस क्या होंगे। तो आपने वो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क में ना आपने एक ना वो फ्रेमवर्क बना के उनको दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, लास्ट चैप्टर, ठीक है। किधर गया चैप्टर नंबर 3? और ऊपर नहीं है। चैप्टर नंबर 3 मेथोडोलॉजी, ठीक है। मेथोडोलॉजी ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ना डिफरेंट सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और किस चीज़ के ऊपर हम ना डिस्कशन हमने करनी है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर ना, यहाँ पर
अब जितने भी प्रपोज़ल है ना वो इस स्टेज पे आके या तो एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, ठीक है? तो आपने इसको बहुत ही गौर से देखना है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठीक है इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कोई भी जेनेरिक चीज़ नहीं बतानी, कोई कुछ नहीं, कोई इर्रेलेवेंट चीज़ आपने नहीं लिखनी, आपने रेलेवेंट, फैक्चुअल और एग्ज़ैक्ट चीज़ लिखनी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास ना डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक हमारा है, ठीक है, ये रिसर्च डिज़ाइन्स, ठीक है? आरडी में इसको लिखते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा हमारे पास है रिसर्च पैराडाइम, ठीक है? रिसर्च पैराडाइम। तीसरा हमारे पास यहाँ पर होता है ये पॉपुलेशन, ठीक है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, ठीक है? इसके हमारे पास फोर्थ हमारे पास आता है सैंपल टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर, ठीक है? और नंबर डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर नंबर 6 में हमारे पास क्या था? हाँ, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। चलो उसके बाद थोड़ी-सी ना रिलेवेंट चीज़ें आती है, जैसे कि ना फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो अगर लिख दे तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इसको इतना मतलब नहीं देखती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको वो काफ़ी ज़्यादा ना वो देखा जाता है, ठीक है। जिसमें 7 में 7, 8, 9, ठीक है, पॉइंट्स आप कर सकते हो कि भई इसमें एथिकल कंसिडरेशन प्लस ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट ट्रस्टवर्दीनेस और दूसरा टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, हाँ, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ये आपकी ना मेथडोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले आपका रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करना है, ठीक है। आपने क्वालिटेटिव करना है या क्वालिटेटिव करना है, क्वांटिटेटिव करना है और मिक्स्ड अप्रोच आपने लेनी है, ठीक है। इसमें आपने, ठीक है, एक रिसर्च चॉइस वो जो है वो बतानी है, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस है वो रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब से फिर आपने ना वो अलाइन कर देनी है। तो दूसरा हमारे पास इसके लिए रिसर्च पैराडाइम, ठीक है। तो रिसर्च पैराडाइम्स में हम क्या करते हैं कि भई हमने हमारा रिसर्च पैराडाइम किस पैराडाइम को फ़ॉलो करेगा, इंटरप्रेटिविस्ट को करेगा, क्रिटिकल पैराडाइम को करेगा, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को करेगा और प्रैग्मैटिक, ठीक है, पैराडाइम को फ़ॉलो करेगा, ठीक है। पैराडाइम क्या करते हैं, ये आपके जो असम्पशन्स है, आपके जो नॉलेज है, ठीक है, उसको थोड़ा-सा ना वो अलाइन करता है, ठीक है, कि आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है, क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। फिर आपका जो है पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन वो डेटा होता है, ठीक है, कि आपने कहाँ से आपके मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चों का आपका डेटा लेने का, आपके बच्चे 8 साल वाले होंगे, आप बच्चों से खुद बोलेंगे, पूछेंगे, पेरेंट्स से उसका डेटा लेंगे या उसको खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये ना पॉपुलेशन में आता है, ठीक है, कि आपका पॉपुलेशन कौन है, ठीक है। 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, उर्दू स्पीकिंग के, पश्तो स्पीकिंग के, इस्लामाबाद के हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग किड्स है, तो आपने ना इस तरीके से ना ये पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है, कि आपके ना कहाँ पे फिर आपने ना सैंपलिंग उसमें ना अपने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एक हाँ, यहाँ पर अब छोटी-सी ना आपने वो टेक्नीक वो लेनी है, ठीक है, अपनी। और क्या आपने ना मतलब किस टेक्नीक, किस सैंपलिंग मतलब पर्पज़ है, रैंडम सैंपलिंग है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है। किस बेस पे ना आप उनको रीच आउट आप कौन से बच्चों को लेंगे, क्यों लेंगे, तो आपने सैंपल किस तरीके से लेंगे, उसकी टेक्नीक आपने बता देनी है, ठीक है। फिर है डेटा कलेक्शन, डेटा आप इकट्ठा किस तरीके से करोगे, ठीक है। किस तरीके से आप उनसे डेटा लाओगे, क्वेश्चनर करोगे, इंटरव्यूज़ करोगे, उनको ऑब्ज़र्व करोगे, क्या करोगे?
फिर उस डेटा को आपने एनालिसिस करना है, उसको अपने डेटा में किस तरीके से एनालिसिस करना है, कौन-कौन से टूल निकालने, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है अपनी, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, थीमेटिक एनालिसिस करनी है, कंटेंट एनालिसिस करनी है, या आपने डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है, क्या करना है, ठीक है? तो आपने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताना है। एंड में आपका आता है, ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है? आपका ना एथिकल कंसिडरेशन क्या है, ठीक है? आपके ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है? टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, वो किस तरीके से आपने ना वो यूज़ करने हैं, कौन-कौन से टूल्स होंगे, ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये एक थोरो डिस्कशन थी, ठीक है? इस सच प्रपोज़ल की, ठीक है? आई होप ये आप लोग को समझ आई है, ठीक है? मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी ही डिटेल से और कोशिश की कि आप लोग को समझ आए। मैंने नीचे यहाँ पर एक लिंक आपको कमेंट्स में कुछ लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपने क्लिक करके आपने वहाँ से ये अपना ये क्या नाम है, आपने टाइटल लेना है, सॉरी, आपने प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है? उसमें अपने टाइटल अपने रखना है। अगर आपको चीज़ें पता है कि आपने कौन सी रिसर्च, मतलब आपने जब प्रॉम्प्ट देंगे तो कोशिश करें कि उस प्रॉम्प्ट के ऊपर आप लिख दें कि मुझे ये चीज़ें पता है, मैंने ये चीज़ें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन आपको क्वालिटेटिव करना है, अपने क्वांटिटेटिव करना है, अपने आपके पॉपुलेशन की सैंपलिंग क्या है, ठीक है? आपकी डिटेल्स क्या है, तो अगर आपको जितनी भी डिटेल्स आपको पता है उनको दे दें। जित बाकी नहीं पता तो आप ना वो खुद ही, ठीक है, वो एज़ इट इज़ उसको अपलोड करके दे दें और वो आपको पूरा एक दे देगा, ठीक है, प्रपोज़ल, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो को अगर पसंद आई है तो काइंडली चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।